बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। आज फिर आइन में बहुत बड़ी तरामीम होने जा रही हैं। इससे पहले बहुत बड़ी तरामीम कब हुई थी और कब कब हुई, उस पर भी आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि कल यानी पीर का दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर आने वाले दिन पाकिस्तान में किस हद तक अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं, और उस अदम इस्तेहकाम की पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। और फिर पीटीआई, जी नाज़रीन, पीटीआई के रवैये पर भी हम बात करेंगे कि पीटीआई क्यों गैर सियासी रवैया अख्तियार करके और फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रीम होती है या एक कौमी धारा होता है, उससे ये अलग खड़े हैं, और उसके पीटीआई को कौन से नतायज का सामना करना पड़ सकता है। और हम बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से कि जस्टिस काजी फायज ईसा अभी इस सारे मंजरनामे पर मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तिमास कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, कुछ प्रोग्राम पहले हमने आपसे कहा था कि अपना तरामीम के हवाले से इत्तफाक राय हो जाएगा, और वो इत्तफाक राय यानी ये जो कुछ चल रहा है ये महज सियासत है, और ये इस चीज को निखारने की कोशिश की जा रही है कि देखें सियासतदानों ने किस हद तक मुशावरत की और तफसीली मुशावरत के बाद जाके इस पर इत्तफाक किया। हमने आपको ये भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये आगे करेंगे, और जो तरामीम होंगी वो मौलाना फजल रहमान साहब आइन में अपना असेंबली में पेश करेंगे। और फिर इसमें हमने ये भी आपको कहा था कि पीटीआई आखिरी वक्त तक इनकार करेगी और इनकार ही करेगी, और फिर पीटीआई को पता उस वक्त चलेगा जब उसके अपने अरकान असेंबली और सेनेटर्स उनके साथ नहीं होंगे। गुज़िश्ता शाम जो कुछ गुज़िश्ता रोज जो कुछ अडियाला जेल में हुआ और इमरान खान से मुलाकात के बाद फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो झूठ का पलंदा था। हमने आपसे पहले ही कहा था कि पीटीआई मौलाना फजल रहमान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अपने मकासद का हसूल चाहती है और इमरान खान की रिहाई चाहती है, और फिर 9 मई के मुकदमात का खात्मा चाहती है, और मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम की मुखालफत कर रही है, और वो मुखालिफ है और मुखालफत रहेगी, और वो तरामीम में किसी सूरत हुकूमत का साथ नहीं देगी। और आज वो सब कुछ होता जा रहा है, क्योंकि पीटीआई का सबसे ज्यादा गैर संजीदा रवैया ये भी था कि जितनी भी मुशावरत हुई आईनी तरामीम के हवाले से, दीगर तमाम जमातों ने, भले किसी ने एक क्लास में भी तब्दीली के हवाले से बात की, लेकिन पीटीआई ने कोई मुसवदा पेश नहीं किया, एक सिंगल लाइन तक भी किसी भी कमेटी में मुशावरत के लिए पेश नहीं की। नाज़रीन, आइन के साथ जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा। 26वीं आईनी तरमीम, देखें, आइन कोई सहीफा नहीं है, इस दुनिया का इस दुनिया के लोगों का एक बनाया हुआ एक मंजूर शुदा एक बुक है, और उस पर सबको चलना पड़ता है। उस पर चल के ही हम कुछ बेहतर कर सकते हैं और बेहतरी की तवक्को रख सकते हैं, लेकिन इसको एक अना का मसला बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। 1974, अभी 1973 में आइन मंजूर हुआ था, और 1974 में खुद जुल्फकार अली भुट्टो जो इस आइन के बानी थे, उन्होंने जो है वो इसकी एक तरामीम की, वो जो तरामीम थी जजेस के हवाले से। फिर 1976 में भी तरामीम हुई, यहाँ तक कि जब जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म हो रही थी तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब जाते जाते भी कुछ तरामीम करके गए थे। और सबसे बड़ी तरामीम का जो हुआ था वो जनरल ज़िया के दौर में 1985 में, जब 8वीं आईनी तरामीम लाई गई, और उसमें 65 तरामीम थी, यानी 18 आर्टिकल्स में रद्दोबदल किया गया था। इसी तरह नवाज शरीफ के दौर में भी आइन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। फिर 2003 में जनरल मुशर्रफ ने तकरीबन 29 आर्टिकल्स में तरामीम की, और फिर 2010 में सबसे बड़ी तरामीम जो हुई वो 2010 में 102 क्लास में तरामीम की गई, और आज 56 जो है वो तरामीम की जा रही है और मुख्तलिफ क्लास में की जा रही हैं, और आज ये आइन का हिस्सा बन जाएंगी तरामीम। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ इस वक्त चल रहा है ये एक बहुत बड़े इंतशार को जन्म देने जा रहा है। मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा कि क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप देख रहे हैं। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं जो होने जा रहा है। होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़े इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत बड़े इंतशार की तरफ बढ़ रहा है, और इस वक्त यानी जिस तरह मैंने आपसे कहा
کہ پیر کا دن بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ابھی منظر عام پر ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب ججز ریٹائر ہونے لگتے ہیں تو آخری ایام جو ہوتے ہیں وہ یا تو چیمبر ورک میں گزارتے ہیں یا پھر چھٹیوں پہ گزارتے ہیں، یا پھر اس طرح ان کا ایک شیڈول بنتا ہے کہ وہ ریلیکس کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ ایکٹیو ہیں۔ آئندہ ہفتے کے حوالے سے 7 بینچ تشکیل دیے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور ان میں جو بینچ نمبر 1 ہے اس میں خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں۔ بینچ نمبر 2 جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہے، اور بینچ نمبر 4 یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب پر مشتمل ہے۔ بینچ نمبر 5 جسٹس امین الدین خان، محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل ہے۔ بینچ نمبر 6 جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس ملک شہزاد پر مشتمل ہے، اور بینچ نمبر 7 سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر مشتمل ہے۔ یہ آنے والے ہفتے کے بینچز ہیں اور جو پیر سے یہ کام شروع کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ منظر عام پر موجود ہیں، گزشتہ روز میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 8 ججز نے وضاحت جاری کی ہے اس پر چپ سادھ لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ وہ جایا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں یا کوئی کچھ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا عمل سامنے آتا ہے تو اس سے پھر بہت سارے مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے جو 8 ججز کی طرف سے ایک وضاحتی لیٹر جاری کیا گیا، اس وضاحتی لیٹر پر انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا ہے رجسٹرار کو، اور جنہوں نے اس وضاحتی لیٹر کو اپلوڈ کیا ویب سائٹ پر، ان کو سب کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ اوریجنل فائل کہاں ہے۔ اوریجنل فائل کے بغیر پھر جس طرح پہلے یہ سب کچھ کیا گیا تھا اس پریکٹس کو ایک بار پھر دہرایا گیا، اور پھر 8 ججز کے کہنے پر اس سے ایک چیز تو کم سے کم یہ ظاہر ہوتی ہے کہ 8 ججز بہت طاقتور ہیں۔ جی ناظرین، یہ 8 ججز بہت طاقتور ہیں کہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اور ان کی واضح ہدایات اور احکامات کے باوجود، اور ایک مرتبہ اسی نوعیت کے معاملے پر انہوں نے جس طرح کا سیریس ایکشن لیا تھا، اس کے باوجود ایک بار پھر انہوں نے اسی طرح کا ایک وضاحتی نوٹ جاری کیا، اور اس وضاحتی نوٹ کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیا گیا ان ججز کے کہنے پر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں یہ ججز۔ اب کل جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے میں نے کہا اب جسٹس قاضی فائز صاحب نے نوٹس دیے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کیا آتا ہے اور پھر ان پر ایکشن کیا لیا جاتا ہے۔ اور آج آئینی ترامیم کے منظور ہونے کے بعد بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اہم رول ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اہم رول ہوگا، یعنی جو جوڈیشل بینچز بنے گے اس کی تشکیل کس طرح ہوگی، کس کو بٹھایا جائے گا، یہ معاملات بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مشاورت سے 25 سے پہلے نمٹا دیے جائیں گے۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں گے۔ اور پھر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے اور کس کو کہاں رکھنا ہے، اور جو سیکرٹریٹ بنے گا جوڈیشل اپنا اس کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اس کے حوالے سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہی کے ساتھ مشاورت ہوگی۔ اور 25 اکتوبر تک جو ماتحت یعنی جو پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے گی اس کے حوالے سے بھی بینچز بنے گی، اس کے حوالے سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اہم مشاورت کی جائے گی اور بینچز کی تشکیل کی جائے گی۔ میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، تمام ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے، اور یہ بہت پہلے طے ہو چکا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ مستقبل کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں طے شدہ تھیں۔ اگر بینچ بنتا یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا تو بھی جسٹس منصور علی شاہ کی اس موجودہ سیٹ اپ میں کوئی گنجائش یا کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ترامیم کو روکنے کی ان ججز نے حد الامکان کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ گزشتہ روز بھی ایک وضاحت جاری کر کے الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے
कोई नोटिफिकेशन जारी ना करें ताकि ये मंजूर जो तरामीम है ये मंजूर ना हो सकें। पीटीआई ने जजेस को इस्तेमाल किया और जजेस ने पीटीआई को इस्तेमाल किया, एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई, बार्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ जो वकला रहनुमा है उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आज तरामीम होने जा रही हैं। अगर आज तरामीम या अगर क्या यकीनन थोड़ी देर के बाद तरामीम फाइनल हो जाएंगी, 3 बजे इजलास है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तकरीबन 11 बजे चाहते हैं, तो 3 बजे ये सारी चीजें आएंगी सामने, मंजर आम पे आएंगी और आज सबकी नजरें टीवी पर होंगी और हम जैसों को आज कोई नहीं देखेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि इन तरामीम के बाद 8 में से कुछ जजेस इस्तीफा देंगे। जी नाज़रीन, 8 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस में से कुछ जजेस इस्तीफा दे सकते हैं। ये भी होमवर्क कर लिया गया है, ये जजेस के प्लान बी का हिस्सा। प्लान ए जो था वो पार्लियामेंट इसको तरामीम को रोकना था, उसमें नाकामी की सूरत में जो प्लान बी था वो था कि वकला को किस तरीके से भड़काना है और उनको उठाना है, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। प्लान ए में भी नाकामी हुई, बी में भी नाकामी हुई। जो प्लान सी था वो ये था कि वकला अपना जजेस इस्तीफा देंगे और अब अगर कल जजेस इस्तीफा सबमिट करते हैं तो एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा। अब इन इस्तीफों के पीछे की जो कहानी है, जो मंजरनामा बनेगा वो ये बनेगा कि ये इस्तीफे जो इस तरह इन तरामीम के बाद जो कल से जिस वकला तहरीक का आगाज होगा उस वकला तहरीक की ताकत को तकवीयत देंगे, उसमें पीटीआई भरपूर इस्तेमाल होगी और उसमें पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड या गालम गलोच ब्रिगेड ये भरपूर इस्तेमाल होगा और भरपूर मुतहरिक होगा, जिसकी बुनियादी वजह ये होगी कि किसी भी तरीके से तरामीम को हो तो गई, अब उनको रिवर्स करना है। दूसरा जो हो सकता है प्लान डी वो ये है कि या तो फिर कम से कम 10 से 11 जजेस या 12 जजेस तक हो जाए और ये एक खुद साख्ता किस्म की दरख्वास्त लें, जो कल भी मैंने आपको बताया था, उस दरख्वास्त पर खुद ही बेंच बनाएं, खुद ही उसकी समाअत करें और अक्सरियत की बुनियाद पर जो तरामीम है उन पर स्टे दें, हुक्म इम्तना जारी करें, जस्टिस काजी फायज ईसा को काम करने से रोक दें और जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस होने को एक्सेप्ट कर लें और उसकी बुनियाद पर एक फैसला सुना दिया जाए और यह फैसला यकीनन पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत के दरमियान बहुत बड़े तसादुम को जन्म देगा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान बहुत बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। फिर एक वकला तहरीक का में सामना है और उसमें जजेस भरपूर सियासत कर रहे हैं और जजेस को जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने और ना ही करेंगे, क्योंकि इन तरामीम से उनके अख्तियारात छिनने जा रहे हैं। इन तरामीम से अब ये मजबूर हो जाएंगे अवाम के मुकदमात को देखने के लिए और अब इनको ये सस्ती शोहरत के पीछे जिस तरह दौड़ते थे, कुछ यूट्यूबर्स को मिला के और कुछ चैनल्स के लोगों को या रिपोर्टर्स को अपनी जो इनका विंग होता था या इनका अपने एक लॉबी होती थी उसमें मिला के और जिस तरह की हरकतें किया करते थे, अब वो हरकतें नहीं हुआ करेंगी, अब वो चीजें नहीं होंगी। इसलिए इनके पर कट चुके वो दांत कि जिन दांतों से, जहरीले दांतों से ये आइन को काटा करते थे, वो दांत भी अब निकल जाएंगे, ये पर भी कट चुके। अब पाकिस्तान अगर देखें तो अदलिया और पार्लियामान में एक तवाज़ुन बरकरार होगा। अब अदलिया के पास हथौड़ा गर्दी करने का कोई अख्तियार नहीं होगा और जजेस का मुआवजा भी हो सकेगा, उनका एहतसाब भी हो सकेगा, उनको भी कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, उनकी कारकर्दगी को चेक करने का भी एक निजाम मौजूद होगा। इस तरह हर चीज बैलेंस तरीके से चलेगी। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो चुकी और पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं कि मामला कहां पहुंचते हैं और लम्हा ब लम्हा हम आपको बाखबर करते रहेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो खबरें हमेशा वक्त से पहले देता आया हूं, जिस तरह याया अफरीदी साहब का मैंने आपको वक्त से पहले बता दिया था कि याया अफरीदी साहब आएंगे और वो कब एलिवेट हुए थे, इसी तरह मंसूर अली शाह का भी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। और इस वक्त मैं आपको एक जाते जाते एक खबर और भी देता जाऊं कि शायद हुकूमत के इसरार पर जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे दिया जाए या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उसका चीफ बना दिया जाए। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।